नमस्कार दोस्तों। मैं आपके साथ अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप जी, जो पंजाब की राजनीति में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार अनिल जी, नमस्कार। प्रदीप जी, केजरीवाल अभी दिल्ली का चुनाव हार के पंजाब में गए हुए हैं और वहां पर उन्होंने कल एक घोषणा की है कि हम पंजाब से नशा का कारोबार उखाड़ कर फेंक देंगे। क्या उन्होंने दिल्ली से उखाड़ के फेंक दिया है? आप क्या कहना चाहोगे इससे, इसके बारे में? जी, दिल्ली से उखाड़ के तो क्या फेंकना था, बल्कि दिल्ली में जब उनका शासनकाल चल रहा था, उसमें जो नशा था वो दुगना हो गया था। दुगना क्या, बल्कि तिगना भी कह सकते हैं हम इस बात को। मैं जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव थे, तब मैं उस दौरान मैं दिल्ली में था। कई महीने मैंने दिल्ली में बिताए। तो क्योंकि मैं दिल्ली का स्थानीय निवासी तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पे कई महीने बिताए, तो वहाँ के लोगों से बात करी। तो वहाँ से जो मेरे को पता लगा, वो सुन के मैं बिल्कुल हैरान रह गया। वो उन लोगों का कहना था कि एक ऐसा टाइम आ गया था, जैसे हमारे आम इलाके में कहीं पर भी हम जाते हैं तो वहाँ पे किराने की दुकान होती है ना, राशन की जो दुकान होती है, सेम बिल्कुल वैसे ही दिल्ली में शराब के ठेके हो गए थे। जहां आप जाओ, आपको एक एक गली की नुक्कड़ पे एक ठेका मिलता था। उसके बाद अगर हम बात करें, वो लोग कहते हैं कि आप एक बोतल लेने जाओ, आपको साथ में एक एडिशनल दूसरी बोतल फ्री मिलती थी। आप एक पेटी लेते हो, आपको दूसरी पेटी फ्री मिलती थी। तो किस प्रकार के जुमले आप कर रहे हो? दिल्ली में आप आबकारी नीति चला रहे हो, नशा बढ़ा रहे हो, उसको बढ़ावा दे रहे हो, और पंजाब में आकर के अब आप कह रहे हो कि हम पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे। और ये बात कब कर रहे हैं? 2.5 साल से इनकी सरकार चली है, ढाई 3 साल, 3 साल हो गए हैं। 2022 के फरवरी में इलेक्शन हुए थे। आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 21 फरवरी को शायद पोलिंग हुई थी 2022 में। और अब 2025 चल रहा है। लगभग 3 साल हो चुके हैं सरकार बना के इनको, और आज ये पंजाब को नशा मुक्त बना रहे हैं। कैसे जुमले कर रहे हैं ये? कह रहे हैं हम पैदल मार्च करेंगे, सभी गांवों में, शहरों में, वहां पर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, प्लेग्राउंड बनाएंगे ताकि नशा मुक्त पंजाब बने। प्लेग्राउंड बनाने से नशा मुक्त पंजाब होता है? खेलने के लिए जमीन नहीं है क्या पंजाब में? कौन सा गांव है जहां के बच्चे खेलने के लिए तरस रहे हैं? जो आदमी खेलना चाहता है उसके पास ऑलरेडी ग्राउंड है, जमीन है, सारी चीजें हैं खेलने वालों के लिए। पंजाब से बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी गए हैं। तो ये किस प्रकार का जुमला अरविंद केजरीवाल जी दिखा रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। पिछले 3 साल में ना तो केजरीवाल को, ना आम आदमी पार्टी को पंजाब की कोई चिंता थी ही नहीं। अब जब इन्होंने दिल्ली को खो दिया, तो पता नहीं क्यों पंजाब के प्रति इनका प्रेम जाग उठा। थोड़ी थोड़ी पंजाबी भी सीख रहे हैं, पंजाबी वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। जब स्पीच दे रहे थे हमारे केजरीवाल जी, तो वहां पर मान साहब भी थे, तो पंजाबी वर्ड्स का यूज कर रहे थे। आगू, आम आदमी पार्टी दे आगू, थोड़े हरमन प्यारे नेता, ऐसी ऐसी चीजें वो कह रहे थे। मान साहब आपको सौं चुकवाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें वो बोल रहे थे। मतलब अब तो पंजाबी भी सीख ली है उन्होंने। ऐसी बातें वो कर रहे हैं। देखिए, किसानों की अगर हम बात करते हैं ना, पहले आप देखो, किसान आंदोलन कितने साल से चल रहा था। जब नरेंद्र मोदी ने पंजाब असेंबली इलेक्शन से पहले, गुरुपुरब का दिन था, मुझे अभी वो याद है, गुरुपुरब के दिन अपना वो फैसला सुनाया था कि अगर किसानों को इन बिल्स की जरूरत नहीं है तो ठीक है, हम इन बिल्स को कैंसिल कर देते हैं, नहीं लागू होंगे ये बिल, अगर आप लोगों को जरूरत ही नहीं है। तो हम, क्योंकि जबरदस्ती थोपने का भी कोई मतलब नहीं है, अगर किसी को वो चीज चाहिए ही नहीं है तो। मोदी जी ने वो चीज उस टाइम पे ये मानी कि भाई अगर इनको जरूरत नहीं है तो हम नहीं देंगे इनको, ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बावजूद वो आंदोलन खत्म नहीं हुआ, फिर भी हर रोज पंजाब में ट्रैक्स के ऊपर किसान बैठे रहते थे। आज ये कर दिया जी, वो कर दिया। धूरी जैसे स्टेशनों पर पता नहीं कितने बार किसान बैठे रहते थे। तो अभी जब दिल्ली लूज कर दिया आम आदमी पार्टी ने, उसके बाद इनको पता नहीं क्या हुआ, सभी किसानों को उठा दिया, उनके तंबू उखाड़ दिए भी, चलो
और एकदम फटाफट इतने क्विक एक्शन से। खनौरी बॉर्डर जी देख लो आप। जी हम्म, केजरीवाल जी ने, जब वो दिल्ली में सरकार थी उनकी, एक बार बोला भी तो था विधानसभा में कि आप दिल्ली क्यों नहीं आने देते किसानों को। जी बिल्कुल। बोला क्या था, बल्कि आप देखिए दिल्ली में इन्होंने इतनी सुविधाएं दे रखी थी किसानों को, उनको मुफ्त का पानी, बिजली, सारी चीजें वेलकम करते थे, दामाद की तरह रखते थे किसानों को। ये किसान क्या थे? तथाकथित किसान थे ये तो। जो एक्चुअल हाँ किसान था, आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई आदमी किसानी कर रहा है, खेती कर रहा है, क्या वो इतने इतने महीने, इतने इतने साल अपने खेत से दूर रह सकता है? खेती तो हम भी तो करते हैं खेती। जी बिल्कुल। आप नहीं करते खेती, मैं नहीं करता खेती। कितना बिल्कुल टाइम करते लगता हैं, है लेकिन हम कभी शो ऑफ नहीं करते। शो ऑफ नहीं करते कभी हम्म। हम। और आपको एक बात नहीं लग रही क्यों, जब किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ, किसी किसान बिल के बाद में ही, कृषि बिल के बाद में, तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जो एंटी बीजेपी पार्टी थी, वो सभी समर्थन कर रही थी। जी बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको वापस ले लिया। देन उसके बाद जी हरियाणा भी जीत गए, और भी जी राजस्थान भी जीत गए, एमपी भी जीत गए, कई स्टेट जीत गई है। जी लेकिन बिल्कुल। वही समय अभी, अ, अभी समय आया है, अभी पंजाब में इनकी बारी आई देने की। हालांकि हरियाणा सरकार ने जी तो एमएसपी दे दी, अभी पंजाब में बारी आई देने की, अभी ये इनको डंडे मार रहे हैं। अभी वो किसान नहीं है एक्चुअली जिसका बात क्या है, समर्थन। एक्चुअली बात क्या है कि देखिए पंजाब किसी टाइम में ना बहुत समृद्ध राज्य हुआ करता था। उसकी पर कैपिटा इनकम बड़ी अच्छी थी, बहुत एक अमीर राज्य था, बड़ा अच्छा खजाना था पंजाब का। लेकिन आज पंजाब जो है कर्जे में है। तो आप देखिए पंजाब में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और पंजाब में भी अगर आप स्पेशली लुधियाना की बात करते हैं, लुधियाना में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मुंजाल वहां पर रहते हैं जो हीरो वाले हैं। उसके बाद ओसवाल हॉस्पिटल है वहां पर, सॉरी, ओसवाल इंडस्ट्री है ना। तो ये चीज जो है, वहां पर एक से एक बिजनेसमैन रहते हैं। अब मैं बात करूंगा लुधियाना के भी अंदर, लुधियाना वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, लुधियाना वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए गोगी, तो उनकी डेथ हो गई थी दिल्ली असेंबली पोल से, माफी चाहूंगा, दिल्ली असेंबली पोल के दौरान ही शायद उनकी डेथ हुई थी। और मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, उसी के आसपास, मतलब सर्दियों में ही उनकी डेथ हुई थी। मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली तो वहां पर अभी बाई इलेक्शन होने हैं। और वो जो सीट है लुधियाना वेस्ट, उस सीट के ऊपर जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर आबादी या तो बड़े बड़े अधिकारियों की है, या बड़े बड़े मैं कहूँगा इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, ये लोग हैं। मतलब जो अच्छे समृद्ध लोग हैं, वेल सेटल्ड लोग हैं, वो रहते हैं वहां पर। तो आप मुझे बताइए, कौन सा पढ़ा लिखा आदमी, कौन सा पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड इंडस्ट्रियलिस्ट या ऑफिसर इन चीजों को पसंद करेगा कि उनके स्टेट में ना तो नशों के ऊपर कोई एक्शन लिया गया है, और ये जो किसान बैठे इनकी वजह से कितना लॉस हो रहा था पंजाब को। पंजाब में ट्रेन आ नहीं सकती कोई, है ना, कनेक्टिविटी एकदम टूट जाती है। अगर रेलवे टूट गया तो फिर रह क्या गया? कनेक्टिविटी टूट गई, पंजाब अनसेफ हो गया था। जो नए नए इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो वहां पर इन्वेस्ट करने से डर रहे थे, क्योंकि देखिए अमृतपाल वाली मूवमेंट भी तो हुई थी ना बीच में। वो कोई मामूली आप चीज तो नहीं थी। पंजाब को अनसेफ कर दिया इन्होंने। आप एक बात और बताइए प्रदीप जी, अ, क्या आम आदमी पार्टी या किसी भी नेता का, इवन अरविंद केजरीवाल का भी, अमृतपाल पे या खालिस्तान पे कोई ऐसा बयान आया जो देश को जोड़ता हो? जी नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। हाँ, एक चीज जरूर थी, भगवंत मान ने उस टाइम कहा था, जब अमृतपाल का मुद्दा चल रहा था, एक उन्होंने बयान तो कोई दिया नहीं था कुछ खास जो देश को जोड़ता हो, देश की अखंडता को दिखाता हो। हाँ, एक चीज जरूर थी, मैं नहीं जानता वो बोलने के पीछे इनका क्या कारण था, या उस स्टेप के ऊपर इनका क्या मोटिव था, या कुछ भी है। देखिए लेकिन इन्होंने एक चीज कही थी
कि अमृतपाल या कोई और पंजाब को तोड़ने वाली जो ताकत है उसके ऊपर सख्ताई से एक्शन लिया जाएगा। और इन्होंने जो था मतलब ठीक सा कोऑपरेट किया था जब अमृतपाल फरार थे भागने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज के पीछे इनका एक डर था कि अगर ये कुछ नहीं करेंगे, ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो अमित शाह तो पता ही है, फिर अमित शाह तो अमित शाह है। आम आदमी पार्टी का शुरुआती दौर पे आपने कौन सा फ्लैग देखा था? जब आम आदमी पार्टी शुरुआती दौर में आई, उन्होंने एक अलग, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये फ्लैग था। और उसके बाद जी जब पंजाब के इलेक्शन हुए, तुरंत उनका फ्लैग बदल जाता है हम्म। पंजाब में। जो आप ये पीला कलर मुझे का लगता है फ्लैग कि देख रहे आप हैं। मुझे लगता है कि आप नेवल ब्लू कलर की बात कर रहे हैं। हाँ जी जी जी, वही। हाँ, तो तो देखिए तुरंत इनका नेवी ब्लू कलर जो है ये पंथ से जुड़ा हुआ कलर है पंजाब में। इसको अगर हम देखते हैं, आप अकाली दल को देख लीजिए, उनकी कलर थीम कौन सी है अकाली दल की? और वो किस चीज के रूप में आगे आई थी अकाली दल पार्टी? एक धार्मिक पार्टी के रूप में वो आगे आई थी, उसको धार्मिक पार्टी मानते थे जो सिख थे उस टाइम। एसजीपीसी बड़ा सपोर्ट करती थी अकाली दल का। नहीं, जब मैं तो ये पंजाब कहना चाहता में टेररिज्म चल रहा था उस टाइम पे ये सबसे ज्यादा लाइमलाइट में थी अकाली दल पार्टी जो थी। और आप देखिए फिर वही चीज आम आदमी पार्टी ने की। इन्होंने अपना जो थीम था वो नेवी ब्लू कलर का रखा था, है ना। और मुझे लगता है कि वो इनका थोड़ा सा कामयाब भी रहा। हाँ, मैं यही तो कहना चाहता था, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी भी खालिस्तानियों के सामने झुकी, या उनसे कुछ फेवर लेने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि उन्होंने उनके जैसा ही, जो निशान साहिब के साथ वो खिलवाड़ कर रहे खालिस्तानी, निशान साहिब वाला ही फ्लैग उन्होंने, बीजेपी इसने, आम आदमी पार्टी ने एक बार किया, उस पे उन्होंने झाड़ू लगाई। तो खालिस्तान का आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, खालिस्तान का और आम आदमी पार्टी का जो फ्लैग है, पंजाब में बिल्कुल सेम ही रहा, मिलता जुलता। जी और जितनी भी फंडिंग हुई है इस पे, केजरीवाल ने या कोई भी आम आदमी पार्टी का अधिकारी या नेता है, उन्होंने कोई सख्त बयान नहीं दिया। और जी आम बिल्कुल। आदमी पार्टी जब शुरुआती दौर में पंजाब में सरकार आई थी आम आदमी पार्टी की, कुछ टाइम बाद ही खालिस्तानियों ने एक फ्लैग मार्च निकाला था, और पुलिस उसकी मैं प्रोटेक्शन आपको कर एक रही बात थी। बताता हूँ, देखिए देखिए मैं बताता हूँ आपको। पंजाब जी में जब इलेक्शन हुए थे आम आदमी पार्टी के पास अपने तो लीडर थे नहीं उस टाइम पे। जी। तो लीडर कहाँ से आए इनके पास? आप बताइए कहाँ से लीडर आए इनके पास? दूसरी अब वही तो पार्टियों मैं से ही बोलूँ, आए, दूसरी पार्टियों से वही आए तो। लीडर। और जी दूसरी जी जी। पार्टियां कौन है? दूसरी पार्टियां कांग्रेस है, अकाली दल है। और अकाली। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं अनिल जी, बहुत से हलके या कहूं विधानसभाएं ऐसी थी जहां पर इनके जो कैंडिडेट थे वो अकाली दल से एसोसिएटेड रह चुके थे। उदाहरण के तौर पे मैं पंजाब का एक तरन तारण डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वो, उस डिस्ट्रिक्ट में एक विधानसभा है खेमकरण, अब्दुल हामिद के नाम से वो बहुत फेमस है क्योंकि वहां पर अब्दुल हामिद शहीद हुए थे। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार परमवीर चक्कर अब्दुल हामिद, तो उनके नाम से वो जगह फेमस है खेमकरण, आपने नाम सुना होगा। वहां के जी। जो इनके कैंडिडेट थे सरबंस सिंह धुन, वो अपने करियर के इनिशियल डेज में एसोसिएटेड थे अकाली दल के साथ। तो आप खुद सोचिए तो फिर उन लोगों की क्या विचारधारा होगी जब वहां पर वो खालिस्तान के सपोर्टर्स हैं। हाँ, यही तो बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हालांकि आम आदमी मैं पार्टी। ये हालांकि मैं ये चीज क्लेम नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी कि, क्योंकि हमें देखिए क्लेम करनी नहीं चाहिए जब तक कोई आदमी डायरेक्टली ऑन द रिकॉर्ड कुछ बात नहीं बोलता। लेकिन पूरा पंजाब जानता है और पूरा इंडिया जानता है कि अकाली दल के जो लीडर्स हैं खालिस्तान के प्रति उनकी क्या थिंकिंग है और कितना कट्टरपंथ है उनमें, वो तो सब जानते नहीं, हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को, सुखबीर सिंह बादल को, तो मैं इस बारे में, सुखबीर सिंह बादल है शायद, कांग्रेस पार्टी के सुखबीर सिंह बादल सुखबीर ही थे सिंह ना? सुखबीर सिंह बादल अकाली दल के नेता हैं, शिरोमणि अकाली दल के, जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, प्रकाश सिंह बादल जी के बेटे।
हाँ, जो कांग्रेस पार्टी ने तो खालिस्तान को इतना उभर नहीं दिया, वो जब तक कांग्रेस की सरकार रही वहां पर वो कंट्रोल रखते थे उनपे, क्योंकि जी कहीं ना कहीं वही लेगेसी आ जाती है इनकी साथ पीछे वाली इंदिरा गांधी के साथ घटना घटी, या और राजीव गांधी के साथ भी, राजीव गांधी ने भी अपना बयान दिया था, कहीं ना कहीं वहीं से जुड़ाव महसूस होता है। तो देखिए, कांग्रेस उसके पीछे पार्टी रीजन ने कई हैं, रीजन बहुत सारे। एक तो रीजन जो आपने बताया यही है कि देखिए, कैसे भी हो आदमी कितनी भी सियासत करना चाहता हो, लेकिन फिर इंदिरा गांधी जी का दर्द तो उनकी आंखों के सामने आएगा ही, कि हम्म, इंदिरा गांधी जी के साथ जो हुआ था वो तो कहीं ना कहीं एक, कहते हैं ना, खटकता है आंखों में। और हम्म, दूसरा क्या है, आप देखिए, पंजाब में जब कांग्रेस आई थी तो चीफ मिनिस्टर कौन थे? कैप्टन अमरिंदर सिंह गिल। और हाँ, वो, अमरिंदर सिंह। और उनकी जो छवि है, देखिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी अगर हम बात करें, उनकी जो छवि है एक नेशनलिस्ट के रूप में देखी जाती हाँ, है। अमरिंदर सिंह की नेशनलिस्ट के रूप में राजनीति। उनको देखा जाता है। और देखा भी क्यों ना जाए, वो पहले एक राजा थे, है ना, महाराजा के परिवार से वो आते हैं, बिलोंग करते हैं। और बाद जी। में फिर वो आर्मी में उन्होंने अपनी सेवा दी, तो नेशनलिज्म तो होगा ही। आप अ, देखिए, पार्टी कोई सी भी हो, उन्होंने कैसे भी फैसले किए हों, क्या उनकी नीतियां रही हो, वो एक तरफ है, उसके हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक जो नेशनलिस्ट आदमी है, स्पेशली जिसने आर्मी में अपनी सेवा दी है, वो ऐसी चीजें होते देख नहीं सकता। जी जी। आपके लास्ट सवाल प्रदीप जी, वक्फ बोर्ड पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, वक्फ बोर्ड का तो बड़ा ट्रेंडिंग पे चल रहा है इस टाइम पे। और मैं कहना, देखो, यही चाहूंगा। वक्फ बोर्ड 1995 में आया था, और आज जब उसको 30 साल हो गए हैं वक्फ बोर्ड को, तो वक्फ बिल पास हो रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो एकदम क्लियर कट पास हो जाएगा, बिना किसी रुकावट के, है ना। और जो इन्होंने पहले अपने फैसले सुनाए थे, कोई भी प्रॉपर्टी दिख उसके ऊपर ये कब्जा करने के लिए जाते थे। मैं तो इंटरनेट के ऊपर अभी देख रहा हूँ, 2-3 दिन से कई जगह में तो ये भी देख रहा हूँ कि उनका कहना था कि उनके अकॉर्डिंग तो हमारे जो इंडिया की पार्लियामेंट है वो भी उनकी प्रॉपर्टी थी। हाँ, किरण रिजिजू जी ने ये और आप स्टेटमेंट दी देखिए, पार्लियामेंट। रिसेंटली जब भाषण चल रहा था अखिलेश का, वहां पर संसद में, सदन में जो उनका भाषण चल रहा था, उसमें बात तो हो रही थी वक्फ बिल के ऊपर, और वो कभी नोटबंदी की बात करें, कभी पुलवामा की। हार के स्पीकर को ये बोलना पड़ गया कि महोदय, अभी तो हम वक्फ बिल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर बात कीजिए, उस पर तो आइए। हाँ, उनको पता ही नहीं ना वो कैसे। तो ये जो विपक्ष है बेसिक ना, ये बस वही चीज है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है, और कुछ इनको सूझ नहीं रहा। बस अपनी ऊटपटांग बातें ये करते रहते हैं। बेसिकली बात क्या है, विपक्ष है ना, विपक्ष ने कभी भी देश के जो बड़े मुद्दे हैं उनको कभी सोल्व करने का वो नहीं किया। मुझे लगता है उनकी सबसे रीडिंग। कमजोर विपक्ष पिछले जो 3 टर्म्स हैं उनमें हमारे देश ने सबसे कमजोर विपक्ष देखा है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और बहुत बहुत प्रदीप जी जो धन्यवाद ऐसे जी।